नमस्कार साथियों, मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक आईएएस अकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे या फिर किस टॉपिक के बारे में हम लोग है जो कि पढ़ रहे थे, राजस्थान के मंदिर जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें एक जो हमारी क्लास हो चुकी है और आज ये वीडियो पार्ट सेकंड हमारा रहेगा राजस्थान के मंदिरों के अंदर। तो मैं आशा करता हूं कि जो पीछे क्लास हुई है, वीडियो पार्ट फर्स्ट हुआ है मंदिरों के बारे में, जो हम लोगों ने मंदिरों की शैलियों के बारे में, जो 3 शैलियां हैं प्रमुख, उन सभी के बारे में और उनसे उस शैलियों के अंदर जो मंदिर है वो देखने में क्या कैसे मिलते हैं या फिर क्या उसकी जो विशेषताएं रहती है, सभी के बारे में बात की थी। और उससे बाद में जो हम इन सभी जो 3 उप शैलियाँ थी, इनकी उप शैलियों के बारे में एक एक करके है जो कि पढ़ते आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने है जो कि नागर शैली की उप शैलियों के बारे में, महामारू शैली के बारे में पढ़ा था और उससे आगे है जो कि शुरू करते हैं भूमिज शैली के बारे में। आज के सेशन में हम लोग है जो कि बात करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी पीछे हम लोगों ने क्लास ली है उसको अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है, रिवीजन किया है और पूरा कंटेंट आपको है जो कि तैयार आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, महामारू शैली के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में बात करें तो महामारू शैली यानी गुर्जर शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, इसके अंदर जो भी इसकी विशेषताएं पढ़ी थी और इस शैली के प्रमुख जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलते हैं, ये सब बातें की थी। तो आज आपको हेडिंग लगानी है भूमिज शैली। क्या लगाना है? भूमिज शैली। वैसे ये भी आपके नागर शैली की उप शैली है, लेकिन ये भी महामारू शैली का नवीनतम रूप है। किसका नवीनतम रूप है? महामारू शैली का नवीनतम रूप माना जाता है। तो आप एक बार पहले हेडिंग लगाए, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो हमें मंदिर जो देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार से बने देखने को मिलते हैं। क्या लिखना है? भूमिज शैली। ठीक है, भूमिज शैली के बारे में बात करते हैं। तो एक बात हम लोगों ने ये बात की कि भूमिज जो शैली है वो महामारू शैली का ही नवीन रूप है, वो भूमिज शैली कहलाता है। इसका जो प्रारंभ है वो एक बार समझने की कोशिश करें। इसका प्रारंभ, इस शैली का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। कब से माना जाता है? 1000 ईस्वी, यानी कहने का मतलब 11वीं सदी से। 11वीं सदी से इसका क्या माना जाता है? इसका प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसके अंदर जो शिखर है, इसका जो शिखर होता है, भूमि शैली के अंदर जो मंदिर होते हैं, मंदिरों का जो शिखर बने होते हैं वो कई भागों में बंटे होते हैं, कई खंडों में बंटे होते हैं। एक बार आप समझने की कोशिश करें, मैं आपको अच्छे से लिखवा दूंगा, नोट्स अच्छे से बाद में बनाते रहना। पहले समझने की कोशिश करें। लिखना उतना आवश्यक नहीं है जितना समझना होता है, क्योंकि अगर आप समझ जाओगे तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि रिवीजन के लिए आपको एक बार लिखने की जरूरत होती है। कंपटीशन का दौर ऐसा है और संस्कृति भी हमारी ऐसी हो गई है, खान पान ऐसा हो गया, तब क्या होता है कि हम जल्दी जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी है या फिर याद की तो भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। इसलिए क्या होता है कि वो अगर हमारे पास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से समझा उसको, तो वो अगर हमारे पास में हार्ड कॉपी के रूप में यानी एक प्रिंट के रूप में अगर हो, जैसे कि हम नोट्स बनाते हैं, तो उसको दोबारा अगर एक बार रिवीजन करते हैं, 2 बार रिवीजन करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है कि स्थायी मेमोरी के अंदर है जो कि सेट हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद में यानी इसके जो मंदिरों के अंदर जो शिखर जो बने होते हैं वो अलग अलग खंडों में बंटे होते हैं। और प्रदक्षिणा जो पथ है वो भी क्या होता है? खुला होता है। प्रदक्षिणा पथ जो हम लोगों ने बात की थी, गर्भगृह की जो बाहर फेरी लगाने वाला जो चक्र होता है वो क्या कहलाता है? प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा हम कह सकते हैं जिसको। तो वो क्या होता है? छत रहित खुला होता है। प्रदक्षिणा पथ छत रहित, बिना छत का खुला होता है। और इसके अंदर बात करें तो
प्रमुख मंदिरों की, यानी इसके अंदर ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो बातें महत्वपूर्ण है वो बातें ही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। 2-3 मंदिर यहाँ पे बात करेंगे। तो इस जो भूमिज शैली है, इसका प्राचीन एक मंदिर है जिसका नाम है सेवाड़ी जैन मंदिर, पाली के अंदर है। ये भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। पूछ ले भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर तो कौन सा हो जाएगा? सेवाड़ी मंदिर है, सेवाड़ी जैन मंदिर है पाली के अंदर। सेवाड़ी जैन मंदिर कहाँ पे है? पाली के अंदर है। और एक बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर भी एक मंदिर है, वो भी किस शैली का मंदिर है? भूमिज शैली के अंदर बना हुआ है, यानी उड़ेश्वर जो मंदिर है। कौन सा है? सेवाड़ी मंदिर है एक तो, और एक उड़ेश्वर है। ठीक है, ये 2 मंदिर आपको अच्छे से याद रखना है। एक उड़ेश्वर हो गया, एक सेवाड़ी, हाँ सॉरी सेवाड़ी है, सेवाड़ी। ये कौन सा मंदिर है? सेवाड़ी जैन मंदिर है, पाली में। ये इस भूमिज शैली का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना जो मंदिर माना जाता है। और 1-2 मंदिर इसके अंदर और आते हैं। एक तो महानालेश्वर मंदिर जो कि मैनाल भीलवाड़ा के अंदर है, एक बारा के अंदर है भंडदेवरा मंदिर, और एक और आता है इसके अंदर अद्भुत नाथ मंदिर जो कि चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ पे है? चित्तौड़ के अंदर। फिर एक नागर शैली की एक उप शैली और आती है, उसके बारे में बात करेंगे, कच्छप घात शैली। कच्छप घात कौन हुआ करते थे? गुजरात के जो हम कह सकते हैं कच्छप घात एक शासक हुआ करते थे। कच्छप घात जो शासक थे उन्होंने है जो कि कच्छप घात शैली का प्रारंभ शुरू किया था, या फिर इसको आगे बढ़ाया था, इसका प्रारंभ किया था। और कच्छप घात जो शैली है वो, ये जो भूमिज शैली है इसकी ही उपशैली मानी जाती है। भूमिज शैली की ही उपशैली मानी जाती है, जिसका सर्वाधिक जो प्रयोग है या फिर आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो किसने किया था? कच्छप घात शासकों ने है जो कि किया था। चालुक्य वंश थे गुजरात के, उसके बाद में हम बात करेंगे उनके बारे में। और पहले क्या करते हैं, भूमिज शैली के बारे में थोड़ी सी बातें हम लिख लेते हैं। ये किसका नवीनतम रूप माना जाता है? ये महामारू शैली का नवीनतम रूप माना जाता है। पहले लिखिए, ये महामारू शैली का नवीनतम रूप माना जाता है। ठीक है, इसका प्रारंभ 1000 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रारंभ 1000 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी में कोष्टक में लिख सकते हैं 1000 ईस्वी, कोष्टक में लिखे 11वीं सदी। कई बार डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो सन यहाँ पे दी गई उससे एक आगे क्या होगी, जैसे आपके सदी होती है। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो सदी की बात करें क्या होगी, 20 है यहाँ पे तो 21वीं सदी होगी। ठीक है, अगर 1900 कुछ है, 1999 है तो वो कौन सी सदी हो जाए, मानी जाएगी वहाँ पे 20वीं सदी। ठीक है, तो यहाँ पे 1000 ईस्वी यानी 11वीं सदी में इसका प्रारंभ 11वीं सदी में हुआ। ठीक है, और फिर विशेषताओं की बात करें तो इसके जो मंदिर है, इसके जो मंदिरों के जो हम कह सकते हैं शिखर, इसके मंदिरों के शिखर जो होते हैं वो उसको कई खंडों में है जो कि बांटा जाता है, यानी इसमें जो शिखर को कई खंडों में बांटा होता है। और जो प्रदक्षिणा पथ है वो बिल्कुल बाहर से है जो कि बिल्कुल खुला होता है, बिना छत रहित होता है। और एक हम लोगों ने बात की थी पहले, चलो एक बार लिखते हैं। लेकिन नागर शैली के बारे में हम लोगों ने जो बात की थी वो कैसा था, ये उपशैलियां क्यों पढ़नी पड़ रही, ये है उनके अंदर अपवाद माना जाता है। अपवाद हो गया क्योंकि नागर शैली के बारे में हम लोगों ने जो बात की थी वो गर्भगृह के बाद जो प्रदक्षिणा पथ जो था वो कैसा था, छत के अंदर था ना, मतलब जो कि
मंदिर के अंदर और जिसके ऊपर छत भी बनी हुई होती थी, लेकिन ये भी नागर शैली का ही उपभाग है। फिर भी इसके अंदर है जो कि क्या है, छत बिल्कुल खुला होता है। लेकिन हम लोगों ने ये बात कहाँ पढ़ी थी, द्रविड़ शैली के अंदर पढ़ी थी, तो इसलिए इसको अलग से हमें पढ़ना पड़ रहा है। इसमें शिखर कई खंडों में बंटा होता है, इसमें शिखर कई खंडों में बंटा होता है। इसमें शिखर कई खंडों में बंटा होता है और प्रदक्षिणा पथ और प्रदक्षिणा पथ बिना छत, या फिर कोष्टक में लिख सकते हैं बिना छत का, या छत रहित, कुछ भी लिख सकते हैं, बिना छत का, या फिर ऐसे लिख सकते हैं खुला होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर है जो कि, और फिर लिखे इस शैली के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो एक तो लिखे 4-5 मंदिर इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखो इसमें इस शैली के प्रमुख मंदिर। इस शैली के प्रमुख मंदिर। ठीक है, लिखो 1 नंबर लगा के, सेवाड़ जैन मंदिर, सेवाड़ जैन मंदिर, कोष्टक में डैश करके, कहाँ पे है, पाली के अंदर। फिर कोष्टक करके या फिर डैश करके लिखे कि यह भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। यह भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, ये भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। कौन सा, सेवाड़ी जैन मंदिर। ठीक है, सेवाड़ी जैन मंदिर है जो कि भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। सेवाड़ी जैन मंदिर ऐसा है ना। सेवाड़ी जैन मंदिर ये भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। और 2 नंबर उड़ेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ पे है, बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है। उसके बारे में बात करते हैं। पहले इतना लिखे, फटाफट से लिखने की कोशिश करें। चलो मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि आप अच्छे से लिख पाए। लिख लिया होगा। चलो, वैसे ये ऑफलाइन आप सभी के लिए खुला रहेगा। चलो, आप किसी भी टाइम इसको स्किप करके कैसे भी देख सकते हैं। तो अब 2 नंबर लगा के लिखें। कौन सा लिख दिया था एक अभी हम लोगों ने, सेवाड़ी जैन मंदिर पाली। और अब लिखे उड़ेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है, ये भी आपके भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ पे, बिजोलिया भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा। एक है महाल नालेश्वर जो मेणान के अंदर है, मेनाल है ना,
महानालेश्वर मंदिर, महानालेश्वर मंदिर, ये कहाँ पे है? मेनाल, ये कहाँ पे है? मेनाल कहाँ पे है? ये भी भीलवाड़ा के अंदर है। एक है अद्भुतनाथ मंदिर, अद्भुत नाथ मंदिर, कहाँ पे है? चित्तौड़ के अंदर। ठीक है। और यानी उड़ेश्वर मंदिर जो कि बिजोलिया भीलवाड़ा, और महानालेश्वर एक भंडदेवरा मंदिर भी है बारा के अंदर। चलो लिख लीजिए उसके बारे में भी। भंडदेवरा मंदिर, ये कहाँ पे है? बारा के अंदर। ठीक है, तो अब लिखिए फटाफट से, और फिर एक नई उपशैली शुरू करते हैं, कच्छपगाथ शैली। कच्छपगाथ शैली, उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कच्छपगाथ शैली का सर्वाधिक जो प्रयोग किसके द्वारा किया गया और कहाँ पे किया गया? कच्छपगाथ शासकों के द्वारा किया गया, और मध्य भारत में सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, अब लिखें कच्छपगाथ शैली। कच्छपगाथ शैली। ठीक है, तो अब इसमें लिखे कि ये जो शैली है भूमिज शैली की ही उपशैली मानी जाती है, जिनका सर्वाधिक प्रयोग कच्छपगाथ शासकों ने किया था और मध्य भारत के अंदर है, जो कि देखने को मिलता है। फिर इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि इसमें जो मंदिर किस प्रकार से जो मंदिर होते हैं उसकी शैली आकृति किस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। तो ये कुछ इसके बारे में हम बातें करने वाले हैं। फिर इसके जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, उनके बारे में भी बातें करने वाले हैं। तो पहले एक लाइन लिखी कि भूमिज शैली की ही उपशैली जिसका सर्वाधिक प्रयोग कच्छपगाथ शासकों ने, या फिर पहले ऐसे लिख सकते हैं कि भूमिज शैली की ही उपशैली लिखे, ये भूमिज शैली की उपशैली, भूमिज शैली की उपशैली जिनका प्रयोग, जिनका सर्वाधिक प्रयोग सर्वाधिक प्रयोग कहां पे किया गया? मध्य भारत में, मध्य भारत में कच्छपगाथ शासकों द्वारा, कच्छपगाथ शासकों द्वारा किया गया। ठीक है, भूमिज शैली के बारे में हम लोगों ने बात की है कि इसका जो सर्वाधिक जो प्रयोग है वो कच्छपगाथ शासकों के द्वारा किया गया, और हम कह सकते हैं इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ा? कच्छपगाथ शैली पड़ा था, जो कि भूमिज शैली की उपशैली मानी जाती है। फिर लिखते हैं इसकी विशेषताएं, यानी इस शैली के अंदर जो शिखर होते हैं उसको कई सारे विशालतम आकृति उसको दी जाती है, विशाल बनाए गए, यानी इस शैली में शिखर विशाल बनाए गए, और जो स्तंभ होते हैं, जो पिलर होते हैं, जो खंबे होते हैं, उन पे घट पल्लवों का अंकन किया गया है। किसका अंकन किया गया है? घट पल्लवों का अंकन किया गया है, घट पल्लवों का अंकन किया गया है। और इस शैली के अंदर जो मंदिर बने होते हैं उनके जो मुख्य द्वार है, जो द्वार है उनको पंच लड़े हार से सजाए गए,
पंचलड़े हार से उनको है जो कि क्या किया गया है, सजाया गया है। फिर इसके दो चार मंदिरों के बारे में बात कर सकते हैं कि ये जो मंदिर है वो हम कह सकते हैं कच्छपगढ़ शैली के ही मंदिर माने जाते हैं, जिसके अंदर जो हम लोगों यहाँ पे विशेषताएं बात कर रहे हैं, ये विशेषताएं उनके अंदर देखने को क्या करती है, मिलती है। अब लिखे पहले विशेषताएं, यहाँ लिखे विशेषताएं। ठीक है, अब विशेषताएं लिखते हैं यहाँ पे। क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर के, जो इस मंदिर में हम कह सकते हैं इस शैली में जो शिखर है उनको विशाल बनाया गया है। इस शैली के मंदिरों के शिखर को, इस शैली के मंदिर के शिखरों को विशाल दृश्य दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं शिखरों को विशाल बनाया गया है। ठीक है, और इस मंदिर में जो स्तंभों को, या फिर हम कह सकते हैं घट पल्लवों के जो आकृति इस पे जो बनाए गए हैं, स्तंभों पर घट पल्लवों का अंकन किया गया है। इसमें स्तंभों पर किसका अंकन किया गया है, घट पल्लवों का अंकन किया गया है और द्वार को, और मंदिर के द्वार को, कैसे सजाया गया है, पंचाशिका, या फिर हम कह सकते हैं जो पंचलड़े हार है उनसे सजाया गया है। पंचाशिका, या फिर सीधा पंचाशिका का मतलब क्या होता है, कोष्टक में लिख सकते हैं पंचलड़े, पंचाशिका हारों से सजाया गया है, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। फिर इसके कुछ प्रमुख मंदिर हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कौन कौन से हैं। एक तो भीलवाड़ा के अंदर है दो मंदिर, झालावाड़ के अंदर एक तो सूर्य मंदिर झालावाड़ के अंदर, एक झालरापाटन के अंदर है चांदखेड़ी जैन मंदिर, ठीक है, और एक आएगा सोम मंदिर जो कि आपके कहाँ पे है, डूंगरपुर के अंदर। तो ये 3 मंदिर इसके अंदर लिख देते हैं, प्रमुख मंदिर लगा के लिखें। नेक्स्ट पेज लेते हैं, या फिर लिख रहे हैं पहले, चलो लिख लीजिए। फिर इसके जो 3-4 मंदिर है, चलो यही लिखवा देता हूँ। प्रमुख मंदिर ऐसे लिखें, इस शैली के प्रमुख मंदिर, इस शैली के प्रमुख मंदिर। पहला लिखे चांदखेड़ी जैन मंदिर, 1 नंबर लगा के लिखे चांदखेड़ी जैन मंदिर। कहाँ पे है ये, झालरापाटन झालावाड़ में है, झालरापाटन कोष्टक में लिखे झालावाड़। एक है सूर्य मंदिर झालावाड़,
सूर्य मंदिर, ये भी कहाँ पे है, झालावाड़, ठीक है। और एक है आपके सोमदेव मंदिर डूंगरपुर, 3 नंबर लगा के लिखे। सोमदेव मंदिर कहाँ पे है, डूंगरपुर में। अब लिखो फटाफट से। ठीक है, लिख दिया होगा। फिर पढ़ते हैं कि उपशैली और है मारू गुर्जर शैली, जिसको सोलंकी शैली भी कहा जाता है। यानी 11वीं सदी के अंदर हम बात करें तो गुजरात के जो चालुक्य शासक थे, उन्होंने है जो कि क्या किया था, इस शैली को है जो कि सर्वाधिक प्रयोग किया था। और चालुक्य को क्या कहा जाता है, सोलंकी कहा जाता है, इसलिए सोलंकी शैली भी इसको कहा गया है। पहले लिखिए फटाफट से इसको। चलो आगे बढ़े। अब लिखिए आप मारू गुर्जर शैली, जिसको सोलंकी शैली भी कहा जाता है। लिखिए मारू गुर्जर शैली, फिर इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मारू गुर्जर शैली, इसका प्रारंभ नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं इसका 11वीं सदी में गुजरात के चालुक्य शासकों के द्वारा इसका प्रयोग इसको प्रयोग में लिया गया था। इसलिए इसको है जो कि जो चालुक्यों के द्वारा लिया गया, तो चालुक्यों को ही हम कह सकते हैं सोलंकी कहा जाता है। तो इसका जो नाम है सोलंकी शैली भी इसे कहा जाता है। और इसकी विशेषताएं बात करते हैं कि इस शैली के अंदर जो मंदिर बनाए गए हैं उनकी क्या विशेषताएं रहती है, किस प्रकार से देखने को मिलते हैं, क्या उसके अंदर है जो कि अलग देखने को मिलता है। तो गर्भगृह जो होते हैं इस मंदिरों के अंदर, मारू गुर्जर शैली के अंदर जो मंदिर बनाए गए हैं उसके जो गर्भगृह होते हैं जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है, उनके जस्ट आगे रथ बनाए गए होते हैं, है ना, रथ बनाए गए हुए होते हैं। और जो द्वार है उनको क्या तोरण से सजाया गया होता है, द्वार को तोरण से है जो कि सजाया हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करें तो जो स्तंभ होते हैं इसके अंदर, जो स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं, उनको लंबे बनाए जाते हैं और बिल्कुल पतले बनाए गए होते हैं। तो ये बात इसके अंदर आपको याद रखनी है कि ऐसे मंदिर निर्माण शैली जिसके अंदर स्तंभों को पतला व लंबा बनाया गया जाता है, सॉरी हम कह सकते हैं गोल और लंबे, गोल व पतले बनाए जाते हैं, तो वो किस शैली की विशेषता मानी जाती है, तो ये आपके है जो कि मारू गुर्जर शैली की इस विशेषता मानी जाती है, गोल व पतले बनाए जाते हैं। और उसके बाद हम बात करें तो इसके जो प्रमुख मंदिरों की, जैसे कि एक नीलकंठ महादेव मंदिर है मेड़ता नागौर के अंदर, केकिंद नीलकंठ, और एक समिदेश्वर मंदिर जो कि आपके चित्तौड़ के गढ़ के अंदर है। और ओसिया जोधपुर के अंदर 2 मंदिर इसके देखने को मिलते हैं, एक तो सचिया माता का मंदिर और एक महावीर स्वामी का जो मंदिर है वो ओसिया के अंदर है। और उसके बाद में बात करते हैं देलवाड़ा मंदिर जो कि कांके आपको देखने को मिलता है, माउंट आबू सिरोही के अंदर, जो इसके प्रसिद्ध मंदिरों के अंदर इसके जो विशेषताएं मानी जाती है, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख जैन मंदिर है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक भांडासा का जैन मंदिर कहाँ पे है, जिसके नींव में पानी के स्थान पे घी का प्रयोग किया गया है, वो कहाँ पे है, आप सभी को पता होना चाहिए शायद। उसका निर्माण किसने करवाया, कहाँ पे बना हुआ है, क्यों प्रसिद्ध है, ये बातें हम सभी करेंगे। भांडासा नामक का एक घी का व्यापारी था, उसने उसका निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि उसके निर्माण में
वैसे तो उसके नींव में ही वो पानी के स्थान पे घी डाला गया, लेकिन कहा ऐसे जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पे घी का प्रयोग किया गया है। तो वो है भांडासा का जैन मंदिर, बीकानेर के अंदर। कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर है। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे, जो राजस्थान के जैन मंदिर, इससे के बाद में हम उसको शुरू करते हैं ना। पहले इसके बारे में लिखते हैं। लिखे, 11वीं सदी में गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों द्वारा इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। यहाँ पे लिखे, गुजरात के 11वीं सदी में गुजरात के चालुक्य शासकों द्वारा इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। किसका? इस शैली का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर एक लाइन लिखे, इसे सोलंकी शैली भी कहा जाता है। सोलंकी शैली भी कहा जाता है। तो फिर हम यहां भी लिख सकते हैं सोलंकी शैली। ठीक है, क्योंकि कई बार आपका ऑप्शन आ जाएगा वहां मारू गुर्जर शैली, और यहाँ पे ऐसे पूछ लेंगे कि सोलंकी शैली किसे कहा जाता है, किसका भाग है, तो वहां पे ऑप्शन आपको सारे मिलेंगे। तो क्या होगा आपका? मारू गुर्जर शैली को ही सोलंकी शैली कहा जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो मंदिर बनाए जाते हैं, इसमें जो मंदिर बनाए गए होते हैं उनके अंदर यानी है जो कि क्या होता है, गर्भगृह के आगे है जो कि रथ बनाए गए होते हैं, और तोरण से उनको है जो कि जो द्वार होते हैं उनको तोरण से सजाया जाता है, और स्तंभ जो होते हैं उनको गोल व पतला बनाया गया है। तो लिखे, इसके अंदर विशेषताएं करके लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस शैली की विशेषताएं क्या लिखेंगे? इस शैली की विशेषताएं लिख दीजिए फिर से। इस शैली की विशेषताएं, इस शैली की प्रमुख विशेषताएं। अब लिखे, गर्भगृह के आगे क्या बनाए जाते हैं? रथ बनाए गए होते हैं, रथ बनाए होते हैं, और जो द्वार होते हैं, हम कह सकते हैं जो गेट होते हैं, उनको कैसे सजाया जाता है, यानी उनको है जो कि तोरण से सजाया जाता है, और द्वार को किससे सजाया जाता है? तोरण से सजाया जाता है। ठीक है, और इसके जो इस मंदिर के हम कह सकते हैं, इस मंदिर के अंदर और क्या विशेषता है कि जो स्तंभ होते हैं, जो पिलर होते हैं, जो खंबे होते हैं, उनको गोल व पतले बनाए गए होते हैं। इसके स्तंभों को गोल व पतले बनाए गए,
कैसे बनाए गए? मारू गुर्जर शैली के अंदर जो मंदिर देखने को मिलते हैं उसके जो स्तंभों को गोल वो पतले बनाए गए हैं, और जो गर्भगृह होता है जहाँ पे मूर्ति स्थापित की जाती है, जिसमें मूर्ति रहती है, उसके जस्ट आगे है जो कि रथ बनाए गए होते हैं, और जो मुख्य द्वार है उनको, जो गेट है, दरवाजा है, उसको तोरण से सजाया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके प्रमुख मंदिरों के बारे में लिख लेते हैं। तो पहले इतना लिखिए फटाफट से, फिर इसके प्रमुख मंदिर लिखते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करें। लिखें आगे, चलो लिखिए प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर। अब नंबर लगा के लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। प्रमुख मंदिर के अंदर 1 नंबर लगा के लिखें नीलकंठ महादेव मंदिर, एक समिदेश्वर मंदिर है, और एक आता है ओसिया के अंदर 2 है सचिया माता का, महावीर स्वामी का जो मंदिर है, और एक देलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर देखने को मिलता है। फिर आगे हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। पहले लिखे केकिंद नीलकंठ महादेव मंदिर जो कि आपके मेड़ता नागौर के अंदर है। केकिंद नीलकंठ महादेव मंदिर लिखे, केकिंद नीलकंठ महादेव मंदिर, कहाँ पे है? डेस करके मेड़ता नागौर। फिर समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़, 2 नंबर लगा के लिखे। समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़। सचिया माता मंदिर, सचिया माता मंदिर, एक स्वामी महावीर मंदिर, या फिर महावीर स्वामी मंदिर, कैसे भी आप लिख सकते हैं। महावीर स्वामी मंदिर या फिर स्वामी महावीर मंदिर। कहाँ पे दोनों? ओसिया। जोधपुर। ठीक है, एक है आपके कौन सा रह गया? देलवाड़ा का जैन मंदिर आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। एक और लिखिए 5 नंबर लगा के, देलवाड़ा का जैन मंदिर, देलवाड़ा का जैन मंदिर, डेस करके लिखिए कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू सिरोही। ठीक है, ये इसके 5 प्रमुख मंदिर हो गए। ठीक है, सोलंकी शैली के। फिर आगे लिखते हैं राजस्थान के जो भी जैन मंदिर हैं उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो लिखिए, पहले इतना लिखिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लिखने की कोशिश करें। फिर जैन मंदिर के बारे में लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसके बारे में बात करेंगे, जिसपे 2009 में 5 रुपए की डाक टिकट भी जारी हुई थी। और ये मंदिर आपके मारू गुर्जर शैली में बने हैं। देलवाड़ा के जैन मंदिर किस में बने हैं? मारू गुर्जर शैली में। कहाँ पे? ये देख लीजिए यहाँ पे, देलवाड़ा का जैन मंदिर, या फिर इसे दिलवाड़ा भी कहा जाता है। क्या? कहीं इसका नाम दिलवाड़ा भी देखने को मिलता है, इसलिए क्या करना है आपको, कंफ्यूज बिल्कुल भी होना नहीं है। इसको दिलवाड़ा भी
लिखा मिल सकता है हमें, और देलवाड़ा भी लिखा मिल सकता है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखे राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर। राजस्थान की प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में हम बात करते हैं, फिर एक एक करके है जो कि सभी को पढ़ेंगे। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर, राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिर। राजस्थान के प्रमुख जैन मंदिरों के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, अब पहला लिखिए आप दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, नंबर लगा सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिखे दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा या ऑब्लिक करके लिख सकते हैं देलवाड़ा का जैन मंदिर। देलवाड़ा का जैन मंदिर। फिर एक लाइन लिखे नीचे, ये मारू गुर्जर शैली में बने हैं। ये मंदिर किस में बने हैं? मारू गुर्जर शैली में बने हैं। ये मंदिर मारू गुर्जर शैली में बने हैं, या फिर सोलंकी शैली कह सकते हैं जिसको, मारू गुर्जर शैली में बने हैं। किस शैली में बने हैं? मारू गुर्जर शैली में बने हैं। और उसके बाद में इसके बारे में बात करें तो इससे इन मंदिरों पे 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। लिखे एक लाइन और, इन मंदिरों पर कब हुआ था 5 रुपए का डाक टिकट जारी? 2009 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ था। डाक टिकट भी जारी हुआ। कब हुआ था? 2009 में। तो ये बातें आपको जो मेन तो डाक टिकट वगैरह ऐसा कुछ भी होना तो वो आपको अच्छे से याद रखना जरूरी है। और यहाँ पे हम बात करें तो 11वीं सदी से लेकर के और 15वीं शताब्दी, 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में है जो कि 5 कुछ मंदिरों के जो समूह हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? 5 मंदिर कौन से हैं? जैसे एक तो है आपके विमल शाही मंदिर, और एक हो जाता है लुणव शाही मंदिर, एक पीत लहर मंदिर, और एक हो जाता है पार्श्वनाथ मंदिर, एक महावीर स्वामी का मंदिर। ये 5 मंदिरों का समूह जो देखने को मिलता है, ये किस सदी से किस सदी के बीच में देखने को मिलता है? 11वीं सदी से 15वीं सदी के बीच में है जो कि ये देखने को मिलता है। फिर ये जो मंदिर हम लोगों ने बात की, इन सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि एक जो लुणव शाही मंदिर है, इसका नाम लुणव शाही क्यों रखा गया, और इन सभी के बारे में, और इसका निर्माण किसने करवाया, ये सब हम लोग बातें करने वाले हैं। तो फिर एक लाइन लिखिए इसी के अंदर कि यहाँ 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच 5 मंदिरों का समूह देखने को मिलता है। लिखिए यहाँ 11वीं से 15वीं सदी के बीच यहाँ 11वीं से 15वीं सदी के बीच 11वीं से 15वीं सदी के बीच 5 मंदिरों का समूह है। 5 मंदिरों का समूह है देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उन 5 को नाम लिखते हैं। 5 का नाम लिखने से पहले क्या करते हैं, एक एक लगा के उनको सारों को अलग अलग से पढ़ ही लेते हैं। पहले 5 का नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके उनको फिर पढ़ेंगे। तो इससे तो अच्छा है मैं आपको एक बार बोल के बता दिया कि वो 5 मंदिर कौन कौन से हैं। 5 मंदिरों के समूह, एक तो विमल शाही मंदिर हो गया, एक लुणव शाही मंदिर हो गया, पीत लहर मंदिर हो गया, एक कौन सा हो जाएगा आपके पार्श्वनाथ मंदिर हो गया, और एक है जो कि स्वामी
महावीर स्वामी का मंदिर हो गया। यह 5 मंदिरों का समूह है जो कि कब से कब तक बना है, 11वीं सदी से लेकर के है जो कि 15वीं सदी के बीच में है, जो कि यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, ठीक है, पहले इतना लिखे, उसके बाद में पहले 1 नंबर लगा के लिखिए आप विमल शाही मंदिर। किसके बारे में बात करेंगे? विमल शाही मंदिर पढ़ेंगे। चलो 1 नंबर लगा के लिखे विमल शाही मंदिर, फिर उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। विमल शाही मंदिर, विमल शाही मंदिर। ये विमल शाह ने बनाया था, इसलिए इसका नाम विमल शाही पड़ा। अब विमल शाही कौन था? विमल शाह कौन था? यानी ये जो हम कह सकते हैं विमल शाह का जो मंदिर ये बनाया गया है, विमल शाह का मंदिर, ये दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, या फिर हम कह सकते हैं दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है उसमें सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर माना जाता है। और दूसरा सबसे प्राचीन और दूसरा सबसे भव्य जो मंदिर है वो लुणव शाही मंदिर माना जाता है। कौन सा? लुणव शाही मंदिर। तो ये 2 मंदिरों के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी जो हम कह सकते हैं पार्श्वनाथ मंदिर है और एक पीतलहर मंदिर है और महावीर स्वामी मंदिर, इनका तो आप अगर नाम याद रखोगे तो भी चलेगा। लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर जो देलवाड़ा के सबसे जैन मंदिर है, जो उनमें से प्राचीन मंदिर एक तो आपका और भव्य मंदिर विमल शाही मंदिर है, दूसरा लुणव शाही मंदिर है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसका निर्माण कब हुआ था ये सब हम बात करते हैं। तो विमल शाह जो मंदिर है दिलवाड़ा का सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण है जो कि 1031 ईस्वी में है, जो कि माना जाता है, यानी आपके 11वीं सदी में। कब माना जाता है? 11वीं सदी के अंदर है जो कि इसका निर्माण माना जाता है। किसने करवाया था? चालुक्य शासक था, जिसका नाम हम कह सकते हैं भीम शाह का एक प्रथम मंत्री था, जिसका नाम था विमल शाह, और उसी के नाम पे इसका मंदिर का नाम विमल शाह रखा गया। और ये समर्पित किसको है? आदिनाथ को समर्पित है, यानी जिसको हम कह सकते हैं ऋषभ देव को समर्पित है। आदिनाथ या फिर ऋषभ देव हम कह सकते हैं। इसका शिल्पकार जो था जिसका नाम था कीर्तिधर। क्या नाम था? कीर्तिधर नामक जो शिल्पकार था उसने इसको बनाया था। और कर्नल जेम्स टोड ने इस मंदिर के बारे में क्या बात कही है कि ताजमहल के बाद भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मंदिर है वो जो इमारत है वो कौन सी है? विमल शाह का मंदिर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और फिर लुणव शाह मंदिर के बारे में बात करेंगे, इसका निर्माण कब हुआ था और किसने करवाया था। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं कि देलवाड़ा का सबसे एक तो जैन मंदिर जो जैन मंदिर है सबसे प्राचीन व भव्य मंदिर माना गया है। लिखे सबसे प्राचीन वह भव्य मंदिर है। भव्य मंदिर है, सबसे प्राचीन भी है और सबसे भव्य मंदिर। और दूसरा सबसे प्राचीन और भव्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा लुणव शाही मंदिर। ठीक है, अब लिखे इसके अंदर चालुक्य शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1031 ईस्वी में। इसका निर्माण 1031 ईस्वी कोष्टक में लिख सकते हैं 11वीं सदी। ठीक है, यानी इसका जो निर्माण है वो 1031 ईस्वी यानी 11वीं सदी में गुजरात के चालुक्य शासक जो था भीमदेव प्रथम का एक जो मंत्री था जिसका नाम था लुणव शाह, उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लिखे 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव प्रथम के मंत्री ने इसका निर्माण करवाया। मंत्री का नाम क्या था? विमल शाह।
विमल शाह ने करवाया था, करवाया। और ये मंदिर समर्पित किसको है भाई? ये मंदिर लिखें, ये मंदिर समर्पित, या फिर सीधा लिख सकते हैं समर्पित और लिख के आगे लिख सकते हैं आदिनाथ या ऋषभ देव। ये मंदिर आदिनाथ, अब लिख करके लिख सकते हैं ऋषभ देव को समर्पित है। समर्पित है, ठीक है। और इसलिए यानी विमल शाह के द्वारा बनवाया गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? विमल शाही मंदिर पड़ा था। और फिर नाम लिखिए, शिल्पकार कौन था इसका? कीर्तिधर नामक का एक शिल्पकार था। शिल्पकार, शिल्पकार कौन था? कीर्तिधर। और कर्नल जेम्स टोड ने क्या इसके बारे में कथन कहा था, वो भी लिखते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कथन कहा था कि भारत में, या फिर सीधा लिखे ताजमहल के बाद भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत, ताजमहल के बाद भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ इमारत, श्रेष्ठ इमारत किसको माना है भाई? जैन मंदिर के अंदर कौन सा है आपका? विमल शाह का जैन मंदिर। इसको कर्नल जेम्स टोड ने है, जो कि ताजमहल के बाद भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर, इसको इमारत बताया है, ठीक है। फिर 2 नंबर लगा के आप लिखे लुणव शाह मंदिर, ये भी आपके। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक बार लिख रहे हैं, लिख लीजिए फटाफट से, फिर उसके बारे में बात करते हैं। लिखते हैं आगे, चलो। अब 2 नंबर लगा के लिखिए आप, लुणव शाह जैन मंदिर। सीधा लिख सकते हैं लुणव शाह मंदिर। जैन मंदिर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सभी जैन मंदिरों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के जो भी जैन मंदिर है, लिखिए लुणव शाही मंदिर। लुणव शाही मंदिर। अब लिखिए दिलवाड़ा के, या फिर देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, उनमें से देलवाड़ा का दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर, दूसरा सबसे प्राचीन, या फिर सीधा लिखिए दूसरा प्राचीन वह भव्य मंदिर है। ये दिलवाड़ा का दूसरा सबसे प्राचीन व भव्य मंदिर है। फिर इसके अंदर बात करते हैं, इसका निर्माण किसने करवाया था? 2 भाई थे, कीर्तिपाल और तेजपाल ने इसका निर्माण करवाया था। कौन थे ये? गुजरात के चालुक्य जो शासक थे, तेजपाल और वास्तुपाल, उन्होंने इसका जो निर्माण करवाया था। और ये समर्पित किसको है? 22वें तीर्थकार कौन थे? नेमिनाथ जी को समर्पित है, ठीक है। तो इसमें एक लाइन और लिखे, इसका निर्माण, सीधा लिख सकते हैं निर्माण और डैश करके लिखे चालुक्य शासक, चालुक्य शासक ऐसा लिखे, गुजरात के चालुक्य शासक। इसका निर्माण गुजरात के
चालुक्य शासक, वास्तुपाल, और वह तेजपाल नामक दो भाइयों ने इसका निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। ठीक है, अब लिखे समर्पित, लिख के सीधा लिख दीजिए समर्पित। किसको समर्पित है ये मंदिर? 22वें तीर्थकार, या सीधा लिख सकते हैं नेमिनाजी और कोष्टक में लिख दीजिए 22वें तीर्थकार नेमिनाथ जी को। किसको समर्पित है ये? 22वें तीर्थकार नेमिनाथ जी को है, जो कि समर्पित माना गया है। और लोणव साहिब मंदिर है जो कि जैन देलवाड़ा या फिर दिलवाड़ा का हम कह सकते हैं, दूसरा सबसे प्राचीन और दूसरा भव्य मंदिर माना जाता है। इसका जो शिल्पकार था जिसका नाम था शोभन देव। क्या नाम था? शोभन देव। शिल्पकार लिखिए शिल्पकार। कौन था? शोभन देव। फिर लिखिए यहाँ पे देवरानी जेठानी के गोखड़े भी बने हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? गोखड़ा मंदिर कहा जाता है। लिखिए यहाँ देवरानी जेठानी के गोखड़े जो बने हुए, इस मंदिर में देवरानी जेठानी के गोखड़े बने हैं, इसलिए इसे है जो कि देवरानी जेठानी मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ या फिर इन मंदिरों में कैसे लिखे? इन मंदिरों में देवरानी जेठानी के गोखड़े समझते ना क्या होते? देवरानी जेठानी के गोखड़े बने हैं, इसलिए इसे देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं। देवरानी जेठानी मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, 3 और बच गए। पीतलहर मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और स्वामी महावीर स्वामी मंदिर। फिर आगे है जो कि उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। पहले फटाफट से लिखिए ये इतना। फिर जैन मंदिर हमारे एक तो बीकानेर वाला भांडासा जैन मंदिर पढ़ेंगे, ओसिया के जैन मंदिर पढ़ेंगे, लोद्रवा के, फिर स्थान विशेष के बारे में, क्षेत्र विशेष के बारे में पढ़ेंगे। पहले लिखिए इतना। ठीक है, और क्या करते हैं, टाइम हो गया, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करते रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं साथियों एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।